स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 जून 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि मुजफ्फरपुर कांड को लेकर के सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार पक्ष विपक्ष आमने सामने हो रहे हैं। अब इसको लेकर के सांसद राहुल गांधी ने बिहार सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट डाल करके लिखा है कि बिहार की स्थिति बेहद भयावह है। एक तरफ असंवेदनशीलता की हर सीमा को पार करते हुए पीड़िता के परिजनों को बिहार सरकार के मंत्री धक्का मारते हैं और बेटे की कसम दिला करके न्याय मांगने वालों का अपमान करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी नेता मुझे अपमानित करने की कोशिश में बिहार की माताओं बहनों और फिर गुरुओं को अभद्र भाषा से निशाना बना रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा कि सत्ता की भूख ने इनकी संवेदनाएं छीन ली है, कुर्सियों की चमक ने इनकी आंखें बंद कर दी है। क्या ऐसे लोग महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, शिक्षकों को सम्मान देंगे? फिर से कहूँगा, बिहार सरकार अब न्याय नहीं सिर्फ सत्ता की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। दोस्तों देश के कई हिस्सों में बीते दिनों हुई बारिश और तेज हवाओं के बाद अब मौसम धीरे धीरे शुष्क होता जा रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश का दौर थम चुका है और फिर इसके साथ ही एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। जब मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि की चेतावनी दी है, इससे गर्मी का प्रकोप फिर से लौट सकता है। जब बिहार में, जहाँ पर उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में गर्मी का असर दिख रहा है, वहीं पर बिहार में बारिश की संभावना बनी हुई है। जब पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया और किशनगंज जैसे जिले शामिल हैं, जहां पर अगले 24 घंटे में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है और भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों नीतीश कुमार की एक सभा में कुर्सियां खाली देखी गई है। जी आपको बता दूं कि जिसकी वजह से चंद मिनटों में ही भाषण खत्म करके नीतीश कुमार निकल गए। दरअसल दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में शहीद सूरज नारायण सिंह के स्मृति सभा में पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में जो ज्यादातर कुर्सियां खाली ही रह गई। बताया जा रहा है कि आयोजनकर्ता तकरीबन 1 महीने से इसकी कार्यक्रम की तैयारी में जुटे थे। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी और भी कई सारे बड़े बड़े मंत्रीगण मौजूद थे। स्थिति ये थी कि आम लोगों से ज्यादा पुलिस बल सभा स्थल पर दिखाई दे रहे थे। वहीं पर भीड़ नहीं जुटने के कारण कुर्सियों को समेट करके एक जगह कर दिया गया था और जितनी कुर्सियां सभा स्थल पर लाई गई थी उसमें भी ज्यादातर खाली दिखाई दे रही थी। जहाँ शायद खाली कुर्सियों का ही असर था कि इतने सारे अतिथि मंच पर दिखाई दिए, लेकिन इसमें सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चंद मिनट का भाषण दिए और सभा खत्म भी हो गई। जब वहीं पर आयोजनकर्ता पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने कुछ कुर्सियां खाली रहने की बात कबूल की है और इसका ठिकरा जिला प्रशासन की व्यवस्था पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि वे इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन से जरूर बात करेंगे कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आखिर ऐसी अव्यवस्था कैसे हुई। दोस्तों नीतीश के घर में राहुल गांधी जम करके गरजे। आपको बता दूं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार के लोग आज रोजगार के अभाव में बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं। यहाँ रोजगार की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। पहले सरकार इलाज कराती थी, अब आम आदमी को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सरकार निजी अस्पतालों को जमीन तो देती है, लेकिन आम लोगों की सेहत की जिम्मेदारी से पीछे हट जाती है। वहीं पर राहुल गांधी राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय समागम केंद्र में आयोजित संविधान सभा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सार्वजनिक मंच से बिहार की कानून व्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य और फिर सामाजिक न्याय के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं पर जातिगत जनगणना के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा है कि इस प्रक्रिया के महत्व को समझने में उन्हें भी समय लगा है। जब जातीय जनगणना सामाजिक न्याय की नींव है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश में जाति नहीं है, तो फिर वे खुद ओबीसी कैसे हो गए। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरा लक्ष्य है कि देश में पारदर्शी और फिर सच्ची जाति जनगणना हो। जिस दिन सही जातिगत जनगणना हो गई उस दिन इसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। वहीं पर राहुल गांधी ने कहा है कि देश की 90% आबादी दुख की
शेयर होल्डर है, लेकिन उनकी सत्ता और फैसले में कोई भी भागीदारी नहीं है। मैंने जब देश को गहराई से समझा तब पाया कि राजनीति में इन 90% लोगों की कोई भी जगह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि ट्रंप ने 11 बार कहा और पीएम मोदी से सरेंडर करवा लिया, जब प्रधानमंत्री इसका खंडन भी नहीं कर पाए, क्योंकि ये सच्चाई है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस से मैं लड़ता हूँ, दबाव पड़ते ही ये लोग चिट्ठी लिखने लग जाते हैं। अब तो जमाना बदल गया है, चिट्ठी नहीं व्हाट्सएप कर देंगे। वहीं पर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मुख्यमंत्री बार बार पाला बदलते रहते हैं, जिससे जनता का भरोसा टूटता है। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर के अपने रुख को और स्पष्ट करते हुए कहा कि जिस दिन देश में सही जातिगत जनगणना हुई उस दिन एक्सरे नहीं MRI हो जाएगा, तब सच्चाई पूरी तरीके से सामने आ जाएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संविधान को लेकर के भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बिहारियों के बिना संविधान को बचाया नहीं जा सकता। संविधान की ये किताब भाजपा या फिर कांग्रेस की नहीं, बल्कि ये एक मॉडल है, हजारों साल पुरानी सोच का आधुनिक रूप है। वहीं पर राहुल गांधी ने कहा है कि सत्य और अहिंसा की जमीन बिहार है। इस राज्य ने न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि दुनिया को भी रास्ता दिखाया है, लेकिन आज सरकार ने बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया है। यहाँ कानून व्यवस्था चौपट है और जनता सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि संविधान और सामाजिक न्याय पर लगातार हमले हो रहे हैं, हम संविधान को मिटाने नहीं देंगे। ये देश बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान से चलेगा, न कि 2-3 पूंजीपतियों के इशारे पर। दोस्तों, बिहार में इस साल अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने का मन बना चुका है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार की सरकार पर कानून व्यवस्था में विफल रहने का आरोप लगाते रहते हैं। अब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के तेजस्वी यादव ने प्रदेश की एनडीए सरकार पर आरोप लगाए हैं। जहां तेजस्वी यादव के आरोप पर पलटवार करते हुए जेडीयू के नेता पंकज कुमार मिश्रा ने कहा है कि तेजस्वी यादव के पास कोई काम नहीं है। यह नीतीश कुमार बिहार से जंगल राज को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा है कि मैं यह स्पष्ट कर दूं कि नीतीश कुमार बिहार में जंगल राज को खत्म करने के लिए CM बने थे। आज पूरे बिहार में अपराधी या तो एक दूसरे को मार रहे हैं या फिर पुलिस इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। नीतीश कुमार के राज में किसी को भी गलत तरीके से फंसाया या फिर बचाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के रहते कोई भी अपराधी बिहार में नहीं रह सकता। वे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर नेपाल के रास्ते विदेश भागने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व और फिर बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यशैली ऐसी है कि कोई भी अपराधी यहाँ 1 मिनट भी जिंदा रहने की ताकत या हिम्मत नहीं रखता। जब तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए गए सवाल पर जेडीयू नेता ने कहा है कि उनका जन्म और पृष्ठभूमि ही भ्रष्टाचार में निहित है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे दूसरों पर उंगली उठाएंगे ही। मेरा मानना है कि जब तेजस्वी का जन्म हुआ तब उनके माता पिता पहले से ही भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अगर किसी के खिलाफ 4 साल की उम्र में केस दर्ज हो जाए तो उसकी क्या विश्वसनीयता रह जाती है। इसलिए तेजस्वी यादव को जो भी कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। गर्मी की छुट्टी में अब शिक्षकों से काम नहीं लिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि किसी भी स्थिति में काम के लिए शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी में नहीं बुलाया जा सकता। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में कहा था कि शिक्षकों की गर्मी की छुट्टी में काम नहीं लिया जाएगा। छुट्टी अपने परिवार के साथ बिताएंगे, साथ ही साथ घूमने जाने को कहा था। इसी बीच अपर मुख्य सचिव को सूचना मिल रही थी कि कहीं कहीं शिक्षकों से अलग अलग कारण बता करके बुलाया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है। दोस्तों, बिहार में तेजी से जल संसाधन कम होते जा रहे हैं। सबसे खराब स्थिति नालंदा जिले की है। दक्षिण बिहार में पेयजल के रूप में गंगा जल की आपूर्ति की जा रही है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि दक्षिण बिहार के खेतों में भी गंगा जल की आपूर्ति की जाएगी। जब सरकार के इस निर्णय से दक्षिण बिहार के जिलों किसानों की सिंचाई समस्या काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मलन ने कहा कि दक्षिण बिहार के कई जिले अब गंगा नदी के अधिशेष जल की सिंचाई कर सकेंगे। बिहार में फिलहाल नालंदा, गया और नवादा जिले में रहने वाले लोगों को गंगा जल से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। अब इस पानी का उपयोग इन इलाकों के खेतों में सिंचाई के लिए भी किया जाएगा। सिंचाई क्षमता में 80% की कमी आई है। वे सिंचाई भवन स्थित सभागार में पेयजल संकट से जूझ रहे क्षेत्र के लिए गंगा जल आपूर्ति योजना विषय पर बड़ी चर्चा को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों सुर्खियों में हैं। तेज प्रताप यादव और उनके 12 साल पुराने रिश्ते के खुलासे के बाद लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया था। इस
बेदखल के बाद तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करने की बात कही। या वहीं पर आज सुबह सुबह तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो ने एक बार फिर से उन सबकी टेंशन बढ़ा दी है। साथ ही साथ इस वीडियो के साथ तेज प्रताप सपने को सच करने की बातें कह रहे हैं। जहाँ ऐसे में अब एक बार फिर से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि तेज प्रताप यादव आखिर किस सपने की बात कर रहे हैं। जहाँ वहीं ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बना ली है, क्योंकि वीडियो में वह अपनी ऑफिस में जाते हुए दिख रहे हैं। दरअसल कल सुबह तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में तेज प्रताप यादव एक घर में जा रहे हैं। इस घर में एक कमरे को ऑफिस की तरह रखा गया है, जिसमें एक कुर्सी है। कुर्सी के ठीक ऊपर दीवार पर लालू यादव और राबड़ी देवी की बड़ी सी तस्वीर लगी है। बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है। तेज प्रताप बड़े ही अदब के साथ अंदर जा रहे हैं और कुर्सी को खींच करके उस पर बैठ रहे हैं। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द कॉर्ज टू पर्स देम, यानी कि हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं अगर हमें उन्हें पूरा करने का साहस हो। वहीं पर अब तेज प्रताप यादव के इस वीडियो ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर तेज प्रताप किस सपने की बात कर रहे हैं। वहीं पर तेज प्रताप यादव की इस वीडियो पर यूजर्स अलग अलग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। जो कुछ का कहना है कि तेज प्रताप यादव नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो फिर कुछ का कहना है कि तेज प्रताप यादव अपनी 12 साल के रिलेशनशिप को लेकर के वीडियो जारी किया है। वहीं पर तेज प्रताप यादव का वीडियो सामने आते ही बयानबाजी शुरू हो गई है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। तेज प्रताप यादव ने अपने निष्कासन को स्वीकार कर लिया है और तय किया है कि वे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की कमान तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही संभाल रखी है। उनके एक के बाद एक दौरे से ऐसा प्रतीत हो रहा है इस बार वे 20 जून को सिवान आ रहे हैं। वहाँ उनकी बड़ी जनसभा होगी। उस मंच से वे बिहार को कई करोड़ की योजना दे सकते हैं। जहाँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी है। 3 माह में मोदी तीसरी बार बिहार आ रहे हैं। इससे पहले उनका 2 दिवसीय दौरा 29 और 30 मई को हुआ था। जहाँ 29 मई को वे पटना में हवाई अड्डा के नए टर्मिनल के उद्घाटन के साथ रोड शो किए थे और 30 मई को रोहतास जिला के विक्रमगंज में जनसभा किए थे। वहीं पर 2 दिनों के दौरान वे 48,500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किए थे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बस कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में चुनाव से पहले बिहार के चुनावी आंकड़े में सियासी समीकरण नए नए रंग ले रहे हैं। इसी क्रम में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। लेकिन इस गठबंधन से पहले AIMIM ने कुछ अहम शर्तें रखी है, जिससे राजद कांग्रेस के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव AIMIM की शर्तें मानेंगे और बिहार में क्या नया समीकरण बनने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक AIMIM ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए सीटों की संख्या और रणनीतिक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी को लेकर के साफ शर्तें रखी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने सीमांचल क्षेत्र में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो उसकी मजबूती का प्रमाण है। जिस सूत्रों के अनुसार इस बार AIMIM ने 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है, लेकिन गठबंधन की खातिर कम सीटों पर समझौता करने को तैयार है। लेकिन AIMIM की मांग है कि उसे सीमांचल की ज्यादातर सीटें मिलनी चाहिए और साथ ही साथ मिथिला, चंपारण, शाहबाद, मगध और भागलपुर जैसे इलाकों की सीटें भी मिलनी चाहिए, जहां पिछले 5 सालों में उसने अपनी सांगठनिक ताकत बढ़ाई है। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद ने कहा है कि हमारी विचारधारा भाजपा को हराना और फिर बिहार को मजबूत करना है। हम महागठबंधन के साथ हाथ मिलाने को लेकर के सकारात्मक है, लेकिन हम उचित सम्मान और सीटों का बंटवारा चाहते हैं। जब पार्टी सूत्रों का कहना है कि AIMIM कम से कम 15 से 20 सीटों की मांग कर रही है, जिसमें अमोर, कोचाधामन, जोकीहाट, बैसी और बहादुरगंज जैसे सीमांचल की अहम सीटें शामिल है। इसके अलावा गैर मुस्लिम बहुल इलाकों में भी कुछ सीटें चाहिए, ताकि पार्टी सिर्फ मुस्लिम केंद्रित पार्टी के तौर पर अपनी छवि को आगे बढ़ा सके। हालांकि राजद और कांग्रेस अभी भी इस प्रस्ताव पर सतर्क है। जहां महागठबंधन के नेताओं का मानना है कि AIMIM के शामिल होने से गठबंधन की ताकत बढ़ सकती है, खास करके सीमांचल जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में।
जहां पर एआईएमआईएम का प्रभाव है, लेकिन दूसरी ओर उन्हें डर है कि एआईएमआईएम की मौजूदगी से गैर मुस्लिम मतदाताओं में गलत संदेश जा सकता है, क्योंकि विपक्षी दलों ने पहले एआईएमआईएम की आलोचना भाजपा की बी टीम और फिर वोट कटवा के रूप में की है। 2020 में एआईएमआईएम की वजह से राजद को कई सीटों पर नुकसान हुआ था, जिसे तेजस्वी यादव इस बार दोहराना नहीं चाहते हैं। एआईएमआईएम की दूसरी शर्त यह है कि उसे गठबंधन में बराबर का दर्जा दिया जाए। पार्टी नहीं चाहती है कि वे एक छोटे सहयोगी की भूमिका तक सीमित रहे। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा है कि हमने महागठबंधन को प्रस्ताव दिया है कि अगर सांप्रदायिक ताकतों को कमजोर करना है तो समान विचारधारा वाली पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। हालांकि राजद और कांग्रेस के साथ औपचारिक बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। दोस्तों, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा धीरे धीरे तेज होती जा रही है। पार्टी के भीतर तो इस पर लगभग सहमति बन चुकी है। जहां पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी और फिर सांसद अरुण भारती कई बार उनके विधानसभा लड़ने के बारे में बोल चुके हैं। खुद चिराग भी इस संबंध में कई बार अपनी इच्छा जताई है। अब उनके लिए विधानसभा सीट की खोज शुरू हो गई है। एक तरह से आरा में लोजपा रामविलास का नव संकल्प महासभा के बहाने शाहबाद क्षेत्र में चिराग पासवान के लिए विधानसभा सीट खोजने की तैयारी चल रही है। चर्चा ये भी है कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। शाहबाद क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ये ऑफर पार्टी के प्रवक्ता राजेश भट्ट ने दी है। वहीं पर चिराग पासवान को शेखपुरा सीट से भी प्रत्याशी बनने का ऑफर मिल चुका है। एलजेपी रामविलास के नेता इमाम गजाली की ओर से लगाए गए पोस्टर में चिराग पासवान को शेखपुरा सीट से चुनाव लड़ने का न्योता दिया था। दोस्तों, बिहार में अक्सर ऐसे मामले सामने आए हैं जब घटिया निर्माण की वजह से कई पुल और पुलियां ध्वस्त हो गए, गिर गए हैं। इसके बाद भी निर्माण कंपनियां सबक सीखने का नाम नहीं ले रही है। घटिया निर्माण से जुड़ा नया मामला बिहार के जहानाबाद से सामने आया है। यह जहानाबाद के सदर अस्पताल के निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत में दरार आ गई है। करीब 87 करोड़ की लागत से बन रहे 150 बेड के इस अस्पताल भवन के निर्माण के दौरान ही छत में दरार आ गई है, यह जो हैरान कर देने वाला है। दरार आने के बाद एक बार फिर से मटेरियल की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर के ढलाई के कुछ ही दिन बाद छत में दरार आ गई, जिससे पानी का रिसाव होने लगा। अब इसकी मजबूती पर भी शक हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल में जैसे निर्माण कार्य चल रहा है उससे पता चलता है कि ना तो ये टिकाऊ है और न ही सुरक्षित। ऐसे में इस अस्पताल में आने वाले मरीज भी संकट के घेरे में घिर सकते हैं। जब अस्पताल निर्माण कार्य में लगे इंजीनियर सुनील कुमार से घटिया निर्माण कार्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने टेक्निकल भाषा में समझाते हुए कहा कि ढलाई के दौरान क्यूरिंग और फिर सेटिंग की वजह से छत में दरार दिख रही है। इसी वजह से उसमें से पानी का रिसाव हो रहा है। उनका कहना है कि छत की मजबूती के लिए वाटर क्यूरिंग की जरूरत होती है। दोस्तों, बिहार के कटिहार जिले में तैनात लोक शिकायत निवारण अधिकारी श्वेता मिश्रा के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान उनके घर से लाखों रुपए के नकद और फिर कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। आय से अधिक संपत्ति मामले में उन पर यह कार्रवाई की गई है। आरोप है कि श्वेता मिश्रा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 80 लाख रुपए से ज्यादा की अधिक अवैध संपत्ति अर्जित की है। जानकारी के मुताबिक स्पेशल विजिलेंस यूनिट मनिहारी अनुमंडल की लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्वेता मिश्रा की सरकारी आवास पर छापेमारी करने पहुंची। जहां आपको बता दें कि श्वेता मिश्रा का आरा सदर की भूमि सुधार उप समाहर्ता पद से तबादला करके कटिहार के मनिहारी अनुमंडल में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बनाया गया था। उन पर रिश्वत मांगने और गलत तरीके से काम करने के गंभीर आरोप लगे थे। राजस्व विभाग की पूर्व पदाधिकारी श्वेता मिश्रा के खिलाफ चल रही जांच के तहत उनके घर और फिर कार्यालय पर तलाशी दी गई। राजस्व विभाग के बयान के मुताबिक श्वेता मिश्रा पर बाहरी लोगों से गलत तरीके से काम कराने का भी आरोप है। मशहूर शिक्षक खान सर की शादी के रिसेप्शन को लेकर के विवाद जारी है। बिहार के मधुबनी जिले के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने खान सर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने खान सर से उनकी पत्नी के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। जब विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने रिसेप्शन में पत्नी के घूंघट में रहने पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि खान सर शिक्षा के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब इस मामले में खान सर का जवाब भी सामने आया है। विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने खान सर से पूछा कि उन्होंने किस लड़की से शादी की है। उन्होंने ये भी पूछा है कि शादी कहां और कैसे हुई। उनका कहना है कि ये सब जानने का हक सबको है। विधायक ने रिसेप्शन में खान सर की पत्नी के घूंघट में रहने पर आपत्ति जताई है। उनका मानना है कि ये इस्लामिक सोच को दर्शाता है। विधायक ने
खान सर पर शिक्षा के नाम पर लोगों को गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि खान सर को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने किस लड़की से शादी की है, शादी कहां और कैसे हुई है। अगर वे अपनी पत्नी को अधिकार नहीं दे पा रहे हैं तो फिर छात्रों को क्या शिक्षा देंगे। अब इन आरोपों पर खान सर का जवाब सामने आया है। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए खान सर ने कहा है कि शहर वाले क्या जानते हैं कि गाँव की परंपरा क्या है। हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हमारी जो संस्कृति है हमने उसी का रिसेप्शन में पालन किया है। वहीं पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बेगम की तस्वीर को लेकर के उन्होंने कहा है कि हम लोग खुद परेशान हैं कि किस किस लड़की के साथ हमारा संबंध जोड़ दिया जा रहा है। जहाँ पर खान सर ने कहा है कि हमारी पहचान छात्रों से है। शादी की बात मैंने सबसे पहले छात्रों को बताया। जहाँ छात्रों से हमारी पत्नी आज भी मिल रही है, जहाँ जो भी बच्चा घर आ रहा है उसके साथ डिनर कर रही है। ये सही बात है कि हमको छात्रों के साथ साथ सबको प्यार मिला है, जहाँ सबको जानने का हक है। लेकिन जिस तरह किसी भी लड़की के साथ फोटो जोड़ करके वायरल किया जा रहा है उससे पूरा परिवार परेशान है। वहीं पर खान सर की पत्नी का असली नाम एमन सिद्दीकी उर्फ जीनत है। अब एएस खान के नाम से जानी जाती है, लेकिन उसकी असली नाम है एमन सिद्दीकी उर्फ जीनत। जी हाँ, शादी के बाद उनके नाम के साथ खान सरनेम जुड़ गया है। जब वो बिहार के सिवान जिले की रहने वाली है। यह खास बात यह है कि वे खान सर की दूर की रिश्तेदार भी है। रिसेप्शन के दौरान एएस खान यानी कि एमएन सिद्दीकी लाल रंग की साड़ी में घूंघट में दिखाई दी। यह एमएन एक उर्दू शब्द है, जहाँ हिंदी में इसका मतलब होता है भाग्यशाली, मजबूत, बेखौफ या सुरक्षित। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे। राहुल गांधी सुबह 10-10:30 बजे के आसपास गया पहुंचे। ये तस्वीर गयाजी पहुंचने के बाद एयरपोर्ट की है, जहां उनका स्वागत किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने गयाजी शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर गहलोर स्थित दशरथ मांझी स्मारक का दौरा किया। दशरथ मांझी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गया के गहलोर पहुंचने के बाद दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी और फिर उनके परिवार से राहुल गांधी ने मुलाकात की। परिवार के साथ राहुल गांधी ने तस्वीरें भी खिंचवाई। इस तस्वीर में राहुल गांधी दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी के साथ दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी उनके कंधे पर हाथ रख करके चल रहे हैं। राहुल गांधी के बगल में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी हैं। राहुल गांधी जब गहलोर पहुंचे तो भागीरथ मांझी ने उनका स्वागत किया। वहीं पर खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। परिवार के साथ बैठ करके राहुल गांधी ने बात की और फिर नारियल पानी पिया। वहीं पर भागीरथ मांझी की पोती ने राहुल गांधी से कहा कि वे डीएम बनना चाहती हैं। जब राहुल गांधी ने बच्ची की इस बात को बड़े प्यार से सुना। दामाद मिथुन मांझी और बेटी अंशु कुमारी का कहना है कि भागीरथ मांझी ने बोधगया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। राहुल गांधी ने सारी बातों को सुना और फिर आश्वासन भी दिया है। आपको बता दूं कि दशरथ मांझी को माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1960 से लेकर के 2 दशक की अवधि में हथौड़े और फिर छेनी की मदद से पहाड़ियों के बीच से 360 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा रास्ता बनाया था। दोस्तों, राहुल गांधी ने बिहार को लेकर के एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार भारत की अपराध की राजधानी बन गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने शुक्रवार को बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की आलोचना की है और आरोप लगाया है कि कभी शांति और न्याय की भूमि माने जाने वाला बिहार अब भारत की अपराध राजधानी बन गया है। वहीं पर भाजपा और नीतीश जी ने बिहार को ज्ञान की भूमि से गिरा करके भारत का क्राइम कैपिटल बना दिया है। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के राजगीर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सैन्य संघर्ष के दौरान भारत और फिर पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर मोदी ने चुप्पी साधे रखी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बिहार जिसे कभी शांति और न्याय की भूमि माना जाता था अब भारत की अपराध राजधानी बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात की आशंका है कि क्या केंद्र ऐसे जाति जनगणना ठीक से करा पाएगी जबकि प्रश्नावली को अंतिम रूप देने वालों में ओबीसी, दलित या आदिवासी समुदाय का कोई भी अधिकारी नहीं है। वहीं पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि मैं संविधान को बचाने और देश की समग्र बेहतरी के लिए देश भर में जातिगत जनगणना कराने के लिए लड़ रहा हूं। भविष्य में हम जब भी सरकार बनाएंगे हम आरक्षण पर 50% की सीमा हटा देंगे और इसकी शुरुआत बिहार से ही होगी। दोस्तों, बिहार में टिकट को लेकर के हलचल तेज हो गई है। इस बार सीएम नीतीश कुमार की पार्टी किसको मौका देगी, इसका ताज़ा जो अपडेट है वो सामने आया है। दरअसल बात है कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के टिकट धारियों की भीड़ लग गई है। जहां सभी राजनीतिक दल के प्रदेश कार्यालय में देख रहे हैं, जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आवेदन लेकर के पहुंचे टिकट
टिकटधारियों को समझाया जा रहा है कि एनडीए में जब अभी ये तय नहीं हुआ है कि घटक किस दल को कौन कौन सी सीटें मिल रही है, तो फिर टिकटधारियों के आवेदन का कोई मतलब नहीं है। इस वजह से आवेदन लिए जाने से परहेज किया जा रहा है। वहीं पर जदयू सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी के स्तर पर ये सर्वे भी शुरू हुआ है कि कौन सी सीट सामाजिक समीकरण के लिहाज से जदयू के लिए फिट है। वहां के संभावित प्रत्याशियों की फीडबैक भी लिए जा रहे हैं। वहीं पर जिला स्तर पर संगठन के लोगों और फिर प्रभारियों से भी पूरी रिपोर्ट मांगी जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर जिन लोगों के पक्ष में 2 या फिर 2 से अधिक रिपोर्ट है, उनके नाम पर कई तरह पर विमर्श होना है। इस बार टिकट के लिए आवेदन लिए जाने की कवायद सीमित स्तर पर है। वहाँ पर जदयू के संबंधित पदाधिकारियों ने बताया है कि फीडबैक और सर्वे रिपोर्ट तथा सामाजिक समीकरण के आधार पर ही प्रत्याशियों के नाम तय होने हैं। इसलिए टिकट के लिए आवेदन लेने की कवायद को सीमित स्तर पर रखा जाएगा। वहीं पर जेडीयू के टिकट पर जो बड़े नाम विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं, उनके नाम पर पहले से ही लगभग सहमति की स्थिति है। इसलिए उनसे जुड़ी सीटों पर किसी तरीके के बदलाव की गुंजाइश कम है। इसमें वैसे लोगों के नाम भी शामिल हैं जो अभी विधायक नहीं है। अति पिछड़ा वर्ग और फिर महिला प्रत्याशियों को बड़ी संख्या में प्राथमिकता दिए जाने की चर्चा है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कभी जेडीयू में प्रवक्ता रहे डॉक्टर सुनील कुमार ने अब विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी का दामन थाम लिया है। पार्टी की ओर से पटना के एक होटल में मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें बिहार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और फिर जेडीयू के नेता रहे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के साथ साथ बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने पार्टी में आने वाले सभी लोगों का स्वागत किया। इस मौके पर मुकेश सहनी ने कहा है कि आज वीआईपी के प्रति सभी जाति और वर्गों का आकर्षण बढ़ा है, जो इस पार्टी को लोकप्रियता को प्रमाणित करता है। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि वीआईपी की नीतियां प्रबुद्ध लोगों को आकर्षित कर रही है। ये हमारे गौरव का विषय है। वहीं पर मुकेश सहनी ने आगे कहा है कि डॉक्टर सुनील सिंह सहित पार्टी में आए तमाम चिकित्सकों और फिर उनके समर्थकों के पार्टी में आने से पार्टी मजबूत हुई है। देश भर में एक संदेश भी गया। उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि आज बिहार सरकार के पास कोई विजन नहीं है। नीतीश कुमार का मकसद सिर्फ सत्ता में बने रहना है। दोस्तों, बिहार में अब बिजली संकट नहीं होगी क्योंकि एनटीपीसी बार की तीसरी यूनिट का ट्रायल सफल हो गया है। आपको बता दूं कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में बिहार को जल्द एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बार परियोजना के स्टेज 1 की तीसरी इकाई का ट्रायल ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब इस यूनिट से वाणिज्यिक उत्पादन की तैयारी शुरू हो गई है। इसके शुरू होते ही बिहार को 370 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे ऊर्जा संकट में काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल एनटीपीसी बार में स्टेज 1 की तीसरी इकाई का सफल ट्रायल ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। एनटीपीसी के अधिकारियों और फिर कर्मचारियों की उपस्थिति में संयंत्र की 660 मेगावाट की इस इकाई का लगातार 72 घंटे तक पूर्ण लोड चला करके ट्रायल ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। संयंत्र के सफल ट्रायल ऑपरेशन के बाद जल्द ही वाणिज्यिक बिजली उत्पादन शुरू किए जाने का आश्वासन दिया है। दोस्तों, बिहार में नया एक्सप्रेसवे बनने जा रही है जो 350 किलोमीटर की दूरी अब मात्र 3 घंटे में तय हो सकता है। जी आपको बता दें कि पटना से 350 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे का सफर अब 3 घंटे में होगा। आपको बता दें कि बिहार के निवासियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण समाचार है जो उनके यात्रा अनुभव को तेज, सुरक्षित और फिर आरामदायक बनाने वाला है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की देखरेख में बिहार में 350 किलोमीटर लंबा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जिसकी कुल लागत 18,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। ये 6 लेन वाला हाईवे राजधानी पटना को पूर्णिया से जोड़ेगा, जिससे 8 से 9 घंटे की यात्रा अब केवल 3 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इस परियोजना से बिहार की कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण सुधार होगा और यह राज्य की यानी कि बिहार के आर्थिक और फिर सामाजिक विकास को नई दिशा देगा। आपको बता दूं कि ये एक्सप्रेसवे बिहार के कई प्रमुख क्षेत्रों से होकर के गुजरेगा, जिनमें हाजीपुर, दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया शामिल है। इस मार्ग पर 160 से अधिक छोटे बड़े पुलों का निर्माण किया जाएगा जो यात्रा को और अधिक सुगम बनाएंगे। वहीं पर रूट मैप के अनुसार ये एक्सप्रेसवे दिगवरा से होकर शुरू होकर के डुमरी, बुजुर्ग, पातेपुर और बाकी कई सारे इलाके को होते हुए पूर्णिया के गुलाब बाग कस्बा तक पहुंचेगा। ये मार्ग NH 27 और NH 322 को भी जोड़ेगा, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा। वहीं पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 3 साल में पूरी होने की उम्मीद है। इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि ये बिहार के उत्तरी और फिर दक्षिणी हिस्सों को एक दूसरे के करीब लाएगा। व्यापारियों, छात्रों और नौकर पेशा लोगों के लिए ये एक्सप्रेसवे समय और संसाधनों की बचत करेगा। साथ ही साथ पूर्णिया जैसे औद्योगिक और फिर कृषि केंद्रों को
पटना से बेहतर जोड़ करके ये क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति देगा। ये हाईवे पर्यटन को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि पूर्णिया और आसपास के क्षेत्रों के प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत तक पहुंच आसान हो जाएगी। बिहार वासियों के लिए ये परियोजना एक सपने के जैसे ही होनी है। बिहार को जानबूझ करके मजदूरों का राज्य बना करके रखा है, ये कहना प्रशांत किशोर का है। जय जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि बिहार को जानबूझ करके मजदूरों का प्रदेश बना करके रखा गया है, जिससे यहाँ से मजदूर गुजरात की फैक्ट्री में जाकर के मजदूरी कर सके। जब पिछले 11 साल में बिहार में क्यों नहीं एक भी फैक्ट्री लगी है। एक सम्मेलन में बिहार में प्लान की समस्या पर प्रतिक्रिया देते हुए नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि बिहार को जानबूझ करके मजदूरों का राज्य बना दिया गया, जिससे यहाँ के मजदूर गुजरात के फैक्ट्री में जाकर के मजदूरी कर सके। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछा है कि पिछले 11 साल के उनके कार्यकाल में बिहार में एक भी फैक्ट्री क्यों नहीं लगी। जब बड़ी हैरानी की बात यह है कि कश्मीर हो या फिर तमिलनाडु या गुजरात, बिहार के बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं, जबकि ये सभी राज्य बिहार से काफ़ी दूर है। हमारे बच्चे 12 से 15 हज़ार में काम कर रहे हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि ऐसा क्यों है कि पंजाब हिमाचल के लोग कश्मीर में मजदूर के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के फैक्ट्री में तमिल मजदूर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिहार के बच्चे वहां जाकर के मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु के मजदूर 25,000 रुपये मांगेंगे और हमारे बच्चे वहां जाकर के 12 से 15 हज़ार में काम कर रहे हैं। इससे साफ है कि नेताओं ने जानबूझ करके बिहार को मजदूरों का राज्य बना दिया है, जिससे मजदूर बाजार में मजदूरी की दरें कम रहे। दोस्तों, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर तीखा सवाल दागे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरजेडी की 2 मिसाइल नीति की बातें महज दिखावा है। संजय जायसवाल ने कहा है कि तेजस्वी यादव 2 मिसाइल नीति की बात करते हैं, लेकिन अपने ही दल और परिवार में इस नीति को क्यों नहीं अपनाते। संजय जायसवाल ने कहा है कि आरजेडी ने हरियाणा के संजय यादव को राष्ट्रीय नेतृत्व में जगह दी है, राज्यसभा में बाहरी लोगों को भेजा और तेजस्वी यादव ने विवाह भी बिहार के बाहर किया है। उन्होंने व्यंग करते हुए पूछा है कि क्या बिहार में योग्य यादव लड़कियां नहीं थी। वहीं पर बीजेपी नेता ने यह भी पूछा है कि जब आरजेडी पहले सत्ता में थी या फिर जब गठबंधन सरकार में साझेदार बनी, तब 2 मिसाइल नीति क्यों नहीं लागू की गई। उन्होंने कहा है कि अब चुनाव में 100% 2 मिसाइल की बात कर रहे हैं। जब तेजस्वी यादव द्वारा जाति के साथ वर्ण आधारित जनगणना की मांग पर संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव जिस बात की मांग कर रहे हैं उसकी उन्हें खुद जानकारी नहीं है। वहीं पर चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान के बिहार में चुनाव लड़ने से बीजेपी सहज है। इसके साथ ही उन्होंने विक्रमगंज की सभा का जिक्र करते हुए कहा कि मंच पर बैठे चिराग पासवान ने लंबा भाषण दिया और कहा कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे और पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। चिराग पासवान खुद कुछ बोलेंगे तो फिर सच माना जाएगा। कार्यकर्ताओं के उत्साही भाषण को सच नहीं माना जा सकता।